क्या एक बाप अपनी 14 साल की बेटी का मर्डर कर सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में अथॉरिटीज ने सालों लगा दिए, लेकिन आज भी ये एक मिस्ट्री है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षवर्धन पाबरी और मैं बात कर रहा हूँ आरुषि मर्डर केस के बारे में। लेकिन इस केस में सिर्फ आरुषि तलवार का ही मर्डर नहीं हुआ था, आरुषि तलवार के घर के डोमेस्टिक हेल्प हेमराज का भी मर्डर हुआ था। और इसीलिए इस केस को 2008 नोएडा डबल मर्डर केस भी कहा जाता है। ये बात है नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 की, जहां राजेश तलवार अपनी वाइफ नूपुर तलवार और अपनी बेटी आरुषि तलवार के साथ रहते थे। तलवार फैमिली के साथ एक डोमेस्टिक हेल्प भी रहता था जो ओरिजिनली नेपाल से था और उसका नाम था हेमराज बंजाड़े। बात है 16 मई 2008 की, जब सुबह 6 बजे घर की मेड भारती मंडल तलवार के घर पहुंचती है और घर की बेल बजाती है। यूजुअली एक ही बार बेल बजने पे घर का डोमेस्टिक हेल्प हेमराज दरवाजा खोल दिया करता था, लेकिन आज हेमराज ने दरवाजा नहीं खोला। तो एक दो बार बेल और बजने पे नूपुर तलवार खुद जाती है मेड के लिए दरवाजा खोलने, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। तो नूपुर तलवार मेड से वेट करने के लिए कहती है कि हो सकता है हेमराज दरवाजा लॉक करके बाहर दूध लेने गया होगा। इस पे मेड नूपुर तलवार से कहती है कि वो बालकनी से डुप्लीकेट कीज फेंक दे, क्योंकि मेड को और भी घरों में काम करने जाना था। तो नूपुर तलवार अंदर से डुप्लीकेट कीज लेकर आती है और बालकनी से कीज फेंक देती है। इसके बाद नूपुर तलवार हेमराज के मोबाइल पे कॉल करती है। कुछ बेल्स जाने के बाद हेमराज का मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद हेमराज का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और फिर ना ही कभी हेमराज का मोबाइल फोन ऑन हुआ और ना ही कभी वो मोबाइल फोन रिकवर हुआ। इतनी देर में मेड कीज लेकर ऊपर आ जाती है और अब तक राजेश तलवार भी उठ जाते हैं। लेकिन अब मेड देखते हैं कि दरवाजा बाहर से लॉक्ड ही नहीं है, बस लाच लगी हुई है, कुंडी लगी हुई है। अब राजेश तलवार देखते हैं कि घर की डाइनिंग टेबल पे एक वैलेंटाइन विस्की की बोतल रखी हुई है जिसपे कुछ ब्लड स्टेन्स है, और आरुषि के रूम का दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ है, क्योंकि यूजुअली आरुषि अपने रूम का दरवाजा लॉक करके सोया करती थी और आरुषि के रूम का दरवाजा बिना कीज के सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था। वो एक सेल्फ लॉकिंग डोर था, जैसा डोर यूजुअली होटल्स में होता है। तो राजेश तलवार चेक करने आरुषि के रूम के अंदर जाते हैं और वो कुछ ऐसा देखते हैं कि वो तेज तेज रोने लगते हैं। आरुषि बेड पर मरी हुई पड़ी थी, हर जगह खून ही खून था, दीवारों पे भी खून स्प्लैश हो रखा था और आरुषि के गले पे गहरा घाव था, एज इफ किसी ने सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। अब राजेश तलवार की रोने की आवाजें सुनकर नूपुर तलवार भागकर आरुषि के रूम में जाती है और ये साइड देखकर वो भी चिल्लाने लगती है। अब तक क्योंकि मेड भी घर के अंदर आ चुकी थी, तो राजेश और नूपुर तलवार के रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर वो भी आरुषि के कमरे की तरफ जाती है और ये सब देखकर आरुषि के पेरेंट्स को संभालने की कोशिश करती है। और राजेश और नूपुर तलवार हेमराज पे एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो गायब था। अब मेड भारती राजेश और नूपुर तलवार से नेबर्स को बुलाने के लिए पूछती है, जिस पर नूपुर तलवार नेबर्स को बुलाने देती है और कुछ ही देर में तलवार के सभी नेबर्स और कुछ रिलेटिव्स तलवार के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक भी किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। फाइनली एक नेबर कॉलोनी के गार्ड को कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं और जब पुलिस तलवार के घर पहुंचती है तो उधर ऑलरेडी 15 से 20 लोग प्रेजेंट थे, लेकिन आरुषि के रूम में कोई भी नहीं था। और राजेश तलवार पुलिस को बताते हैं कि घर का डोमेस्टिक हेल्प, घर का नौकर हेमराज सुबह से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी नहीं मिल रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब उसने ही आरुषि का मर्डर किया है और अब वो भाग रहा है। अब क्योंकि हेमराज सच में गायब था, तो पुलिस भी हेमराज को ही मर्डर सस्पेक्ट करती है और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को इमीडिएटली भेजा जाता है हेमराज को पकड़ने के लिए। मीनवाइल आरुषि की बॉडी को सुबह 9 बजे के अराउंड पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद सेम डे इवनिंग तक पेरेंट्स को बॉडी हैंड ओवर कर दी जाती है और शाम में ही राजेश और नूपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि का क्रिमेशन करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। इस दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान तलवार के घर से डाइनिंग टेबल पर रखी हुई वैलेंटाइन विस्की की बोतल रिकवर की जाती है। आरुषि के रूम से ब्लड स्टेन पिलो, बेडशीट और मैट्रेस के कुछ पीसेस और दीवार और फ्लोर से ब्लड स्टेन्स के सैंपल रिकवर किए जाते हैं। हेमराज के रूम से 2 लिकर बॉटल्स और एक स्प्राइट की प्लास्टिक बोतल रिकवर की जाती है और पूरे घर से फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और इन सभी आर्टिकल्स को विटनेसेस की प्रेजेंस में सीज किया जाता है और रिकवरी मेमो बनाया जाता है। इतनी देर में राजेश तलवार के 2 फ्रेंड्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने ऊपर टेरेस की तरफ जाते हुए स्टेयर्स पे ब्लड स्टेन्स देखे हैं और टेरेस पे जो लॉक लगा हुआ था उस पे भी ब्लड स्टेन्स थे। ये सुनकर पुलिस ऊपर टेरेस की तरफ जाती है, पर राजेश तलवार या किसी और के पास टेरेस की कीज ना होने की वजह से टेरेस को नहीं खोला जाता है। इस फैक्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है।
बाद में पुलिस इस चीज की एक्सप्लेनेशन देती है कि 16 मई 2008 को पुलिस के पास सैंड पेपर ना होने की वजह से वो टेरेस का लॉक नहीं तोड़ पाई। अगले दिन 17 मई 2008 को राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी की अस्थियों को बहाने सुबह सुबह हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं और पुलिस 10 बजे के अराउंड टेरेस का लॉक तोड़ देती है। अब टेरेस खुलने के बाद पुलिस को एक और डेड बॉडी मिलती है जो कि कूलर के पैनल से ढकी हुई थी। हर तरफ खून ही खून था और छत पर डेड बॉडी को ड्रैग करने के मार्क्स थे। अब शॉकिंग बात यह थी कि इस डेड बॉडी के गले पे भी एक गहरा घाव था, एग्जैक्टली जैसा आरुषि के गले पे था, एज इफ किसी ने सर्जिकल ब्लेड से गला काटा हो। पर क्योंकि राजेश तलवार और नुपुर तलवार हरिद्वार के लिए निकल गए थे तो घर पे थे राजेश तलवार के ब्रदर डॉक्टर दिनेश तलवार। तो पुलिस ने दिनेश तलवार से बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा। दिनेश तलवार बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए पर हेमराज के फ्रेंड्स एक बार में हेमराज की बॉडी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर दिनेश तलवार ने राजेश और नुपुर तलवार को कॉल करके इस डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्म किया। राजेश और नुपुर तलवार जो हरिद्वार के रास्ते में थे वो इमीडिएटली वापस घर आते हैं, पर नुपुर तलवार आरुषि की अस्थियों के साथ घर के बाहर ही वेट करती है क्योंकि हिंदू कस्टम्स के अकॉर्डिंगली अस्थियों को वापस घर में नहीं लाया जाता। राजेश तलवार टेरेस पे जाते हैं और पुलिस उनसे बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए कहती है। राजेश तलवार बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और अपनी वाइफ नुपुर तलवार को कॉल करके पूछते हैं कि आखिरी बार हेमराज ने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी थी, और उसके बाद ही आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके नौकर हेमराज की ही बॉडी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेरेस पे रखे हुए कूलर के टैंक से रेड कलर के पानी का सैंपल रिकवर किया गया और फ्लोर से ब्लड स्टेन्स को रिकवर किया गया, पर टेरेस की दीवार पे एक खून से सने हुए हाथ का निशान था। इस निशान को नेग्लिजेंस की वजह से पुलिस ने रिकॉर्ड्स में ही नहीं लिया। इस निशान को बाद में सीबीआई ने रिकवर किया, पर हेमराज की बॉडी कंफर्म होने के बाद ये केस जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पे आ जाता है, क्योंकि अब तक जिसको मर्डर माना जा रहा था उसका खुद मर्डर हो रखा था। पुलिस की नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस को काफी क्रिटिसाइज किया गया और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये केस एक ओपन एंड शट केस होता अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती। सबसे पहली गलती आरुषि के पेरेंट्स का इतने सारे लोगों को अपने घर पे बुलाना, उसके बाद पुलिस का इन लोगों को घर से बाहर ना निकाल के क्राइम सीन को सिक्योर ना करना, जिसकी वजह से मेजर एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो। क्राइम सीन हेवीली कॉम्प्रोमाइज किया गया था, सिर्फ डॉग्स नहीं बुलाए गए। टाइम पे स्टेयर्स पे ब्लड स्टेन्स मिलने के बाद भी टेरेस का लॉक नहीं तोड़ा गया। टेरेस पे हेमराज की बॉडी मिलने के बाद टेरेस की दीवार पे लगे हुए खून से सने हुए हाथ के निशान की कोई एनालिसिस रिपोर्ट नहीं बनाई गई। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से 90% एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए। अब क्योंकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली घर में सिर्फ 4 ही लोग थे और दोनों ही डेड बॉडीज के गले पे काफी प्रिसीजन के साथ सर्जिकल ब्लेड से गला काटने का घाव था, एज इफ किसी प्रोफेशनल ने गला काटा हो, तो अब पुलिस इस केस को ऑनर किलिंग का एंगल देती है और आरुषि के फादर राजेश तलवार को ही मर्डर सस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि राजेश तलवार प्रोफेशनली एक डॉक्टर है और 23 मई 2008 को राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस ने इस डबल मर्डर केस के रिगार्डिंग पहली डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरदर्शन सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम किया कि राजेश तलवार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था अनीता दुरानी के साथ और आरुषि को इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था और आरुषि ने इस पर ऑब्जेक्ट किया और पुलिस के अकॉर्डिंगली आरुषि अपने फादर से नाराज होकर अपने घर के ही नौकर हेमराज के साथ रिलेशन में आ गई और 15-16 मई की रात को आरुषि के रूम में राजेश तलवार ने हेमराज और आरुषि को ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया। ये देखकर राजेश तलवार ने अपना टेम्पर लूज कर दिया और वो हेमराज को मारते हुए टेरेस पे ले गए, जहां उन्होंने सर्जिकल ब्लेड से हेमराज का गला काटकर उसे मार दिया। नीचे आकर उन्होंने काफी अल्कोहल कंज्यूम की और रेज में आकर उन्होंने आरुषि का भी सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर उसे भी मार दी। इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद एक 14 साल की बच्ची के कैरेक्टर को असैसिनेट करने के लिए पुलिस को मीडिया और लोगों के थ्रू काफी क्रिटिसाइज किया गया और कुछ ही दिन बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है और 31 मई 2008 को सीबीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर कर लेती है और इस केस को लीड करते हैं सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार। सीबीआई के थ्रू इस केस को टेक ओवर करते ही सीबीआई को कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं कि इस केस का पूरा ट्रैक ही चेंज हो जाता है और अब तक जो राजेश तलवार को मर्डर सस्पेक्ट किया जा रहा था, अब राजेश तलवार के क्लिनिक के एम्प्लॉय कृष्णा थडरई को मर्डर सस्पेक्ट किया जाता है। एक्चुअली राजेश तलवार ने मर्डर से 2 दिन पहले कृष्णा को अपने क्लिनिक में ठीक से काम न करने पे लोगों के सामने जोर से डांटा था। इस बात पे कृष्णा को काफी इंसल्टेड फील हुआ और ये बात कृष्णा ने राजेश तलवार के ड्राइवर के सामने कही थी, जो कि इस केस में विटनेस भी है। इस बात का सीबीआई को पता चलते ही सीबीआई ने कृष्णा का इंटेरोगेशन किया और सीबीआई की टीम को कृष्णा के कमरे से एक पर्पल पिलो कवर और एक कुकरी मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था
और अब सीबीआई को लगता है कि उन्हें अपना मर्डर वेपन और रियल मर्डर मिल चुका है। और इसके बाद कृष्णा का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में बेसिकली सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक डिवाइस के थ्रू सब्जेक्ट के फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स को मेजर किया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन और स्किन का टेम्परेचर। और ये माना जाता है कि अगर सब्जेक्ट झूठ बोलता है या फिर डिसेप्टिव आंसर देता है तो ये फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स नॉर्मल से डिफरेंट रीडिंग्स देते हैं। और पॉलीग्राफ डिवाइस इन रीडिंग्स को मेजर कर लेता है, जिससे पता चल जाता है कि सब्जेक्ट सच बोल रहा है या फिर झूठ। फिर कृष्णा का ब्रेन मैपिंग करवाया जाता है और 12 जून 2008 को कृष्णा का नार्को टेस्ट करवाया जाता है। नार्को टेस्ट में बेसिकली सब्जेक्ट को ड्रग्स के थ्रू सेडेट किया जाता है और फिर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 13 जून 2008 को सीबीआई कृष्णा को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि सीबीआई के अकॉर्डिंगली पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के दौरान कृष्णा ने कुछ ऐसे हिंट्स दिए जिससे ये पता चलता है कि आरुषि और हेमराज के मर्डर वाली रात को तलवार के घर पे कृष्णा खुद और उसके दोस्त राजकुमार और विजय मंडल भी थे। राजकुमार और विजय मंडल ये दोनों ही राजेश तलवार के नोन लोगों के घरों में काम किया करते थे। और ये तीनों, कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल, ओरिजिनली नेपाल से थे। और 27 जून 2008 को सीबीआई राजकुमार को अरेस्ट कर लेती है। राजकुमार का इंटेरोगेशन किया जाता है और मल्टीपल टेस्ट किए जाते हैं। फिर 11 जुलाई 2008 को विजय मंडल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और 11 जुलाई 2008 को ही सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जहां वो ये क्लेम करता है कि इस केस में कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल ही प्राइम अक्यूज्ड है। और सीबीआई के अकॉर्डिंगली कृष्णा ने कन्फेस भी किया है कि मर्डर वाली रात को हेमराज ने कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को रात में अपने घर पार्टी के लिए बुलाया था। और अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद कृष्णा खुद और राजकुमार आरुषि के रूम में जाते हैं। राजकुमार आरुषि को फिजिकली छेड़ने लगता है, आरुषि रेजिस्ट करती है, तो कृष्णा अपनी कुकरी से आरुषि का गला काट देता है। और ये सब करते हुए राजकुमार और कृष्णा को हेमराज देख लेता है, तो राजकुमार और कृष्णा हेमराज को फोर्सफुली टेरेस पे लेकर जाते हैं और उसका भी गला काटकर उसे मार देते हैं। इसके बाद सीबीआई के अकॉर्डिंगली कृष्णा नार्को टेस्ट के दौरान दूसरा स्टेटमेंट देता है कि उस रात अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद राजकुमार और विजय मंडल आरुषि के रूम में जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। आरुषि रेजिस्ट करती है तो विजय मंडल उसके सर पर जोर से मारता है और राजकुमार कुकरी से उसका गला काटकर उसे मार देता है। और फिर तीनों, कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल, हेमराज को टेरेस पे लेकर जाते हैं और वहां उसे भी मार देते हैं। इसके बाद कृष्णा अपना तीसरा स्टेटमेंट देता है कि सबसे पहले राजकुमार आरुषि के कमरे की तरफ जाता है, उसके पीछे विजय मंडल और कृष्णा भी जाते हैं। राजकुमार आरुषि को छेड़ने लगता है, आरुषि रेजिस्ट करती है, तो कृष्णा अपनी कुकरी से आरुषि का गला काटकर उसे मार देता है। और ये सब कुछ होते हुए हेमराज देख लेता है और वो कहता है कि वो ये सब कुछ राजेश तलवार को बता देगा। तो ये तीनों मिलकर हेमराज को टेरेस पे ले जाते हैं, जहां वो इसे भी मार देते हैं। सीबीआई के अकॉर्डिंगली कृष्णा 3 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देता है। और फिर इस केस का दूसरा प्राइम सस्पेक्ट राजकुमार के पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के अकॉर्डिंगली उस रात अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद कृष्णा फिर से जो 2 दिन पहले क्लिनिक में राजेश तलवार ने उसकी इंसल्ट की थी उस बारे में बात करता है और फिर राजेश तलवार से बदला लेने की बात करता है। और ये सारी बातें आरुषि सुन लेती है और वो इन चारों से कहती है कि वो सारी बातें अपने फादर राजेश तलवार को बता देगी। तो रेज में आकर कृष्णा आरुषि के रूम में जाकर कुकरी से उसका गला काट देता है और भागने लगता है। हेमराज कृष्णा को पकड़ने की कोशिश करता है तो राजकुमार कृष्णा का साथ देते हुए हेमराज को टेरेस पे ले जाता है और उसका भी गला काटकर उसे भी मार देते हैं। फिर टेरेस को लॉक करके ये दोनों टेरेस से ही भाग जाते हैं। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि सीबीआई को आरुषि के पेरेंट्स राजेश तलवार और नूपुर तलवार के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है जो ये सजेस्ट कर सके कि मर्डर उन्होंने किया है। इनफैक्ट 20 जून 2008 को राजेश तलवार का पहला लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया गया और 25 जून 2008 को नूपुर तलवार का दूसरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया गया। और लाइट डिटेक्टर टेस्ट में ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जो ये सजेस्ट कर सके कि मर्डर उन्होंने किया है। और सीबीआई कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को इस केस में प्राइम अक्यूज्ड मानते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। अगले दिन मतलब 12 जुलाई 2008 को सफिशिएंट एविडेंसेस ना होने की वजह से राजेश तलवार को गाजियाबाद कोर्ट से बेल मिल जाती है। पर फॉरेंसिक यूनिट के अकॉर्डिंगली जो कुकरी कृष्णा के रूम से मिली थी उस पर ह्यूमन ब्लड था ही नहीं और जो नार्को टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था उस पर भी काफी कंट्रोवर्सीज हुई। इन एनी केस नार्को टेस्ट लीगल एविडेंस नहीं होता है और कोरॉबरेटिव एविडेंस ना होने की वजह से, मतलब नार्को टेस्ट के थ्रू कोई और एविडेंस ना मिलने की वजह से और साथ में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने की वजह से सीबीआई चार्जशीट फाइल नहीं करती है। और इस केस से सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार और उनकी टीम को
हटा दिया जाता है। और अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू करने के लिए सीबीआई की नई टीम बनाई जाती है और अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं एडिशनल एसपी एजीएल कौल। और एक बार फिर से इस केस को स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेट किया जाता है और अभी तक जो कृष्णा राजकुमार और विजय मंडल को प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था, सीबीआई की नई टीम इस थ्योरी को ही रूल आउट कर देती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कृष्णा के लैंडलॉर्ड के जौहरी ये स्टेटमेंट देते हैं कि मर्डर वाली रात को 15-16 मई की रात को कृष्णा घर पर ही था। इस केस के दूसरे प्राइम सस्पेक्ट राजकुमार के एम्प्लॉयर अनीता दुर्रानी ये स्टेटमेंट देती है कि उस रात उन्होंने 12:45 तक रात में राजकुमार को घर पे ही देखा था। और इस केस के तीसरे प्राइम सस्पेक्ट विजय मंडल के एम्प्लॉयर पुलिस टंडन के अकॉर्डिंगली भी उस रात विजय मंडल घर पर ही था। तलवार की सोसाइटी जलवायु विहार के गार्ड्स भी ये नहीं बता पाते हैं कि उस रात उन्होंने इन तीनों में से किसी को भी सोसाइटी में एंटर करते हुए देखा था। इनफैक्ट तलवार के घर से इन तीनों में से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स या फिर डीएनए सैंपल रिकवर नहीं हो पाते हैं। और एक बार फिर से इस केस में प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं आरुषि के पेरेंट्स राजेश तलवार और नूपुर तलवार। और सीबीआई की नई टीम एक नई थ्योरी के साथ काफी सारे एडिशनल पॉइंट्स देती है और सबसे पहले पूछताछ की जाती है उस डॉक्टर से जिन्होंने आरुषि की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, डॉक्टर सुनील दोरे। अब सीबीआई के सामने नई स्टेटमेंट देते हैं कि आरुषि का हाइमन रप्चर्ड था और ऐसा लग रहा था कि मर्डर के बाद आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन किया गया है। और डॉक्टर नरेश राज जिन्होंने हेमराज की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, वो भी एक नई स्टेटमेंट देते हैं कि हेमराज का प्राइवेट पार्ट स्वेलन था, जो कि ये इंडिकेट करता है कि पॉसिबिलिटी है कि मर्डर से पहले हेमराज सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व था। और अक्टूबर 2009 में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है और सीबीआई की नई टीम ये क्लेम करती है कि मर्डर से पहले विक्टिम्स के सर पे लगी हुई चोट गोल्फ क्लब से की गई थी, क्योंकि इंजरी ट्रायंगुलर शेप में थी और विक्टिम्स की हेड इंजरी के डायमेंशंस गोल्फ क्लब नंबर 5 से आइडेंटिकल थे। अब क्योंकि राजेश तलवार कभी कभी गोल्फ खेला करते थे, तो सीबीआई उनका गोल्फ सेट सीएफएसएल एक्सपर्ट्स को भेजती है। सीएफएसएल एक्सपर्ट्स को गोल्फ क्लब्स में से कोई डीएनए सैंपल, ब्लड सैंपल या फिर बायोलॉजिकल फ्लूइड नहीं मिलता है, पर सीएफएसएल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली 2 पर्टिकुलर गोल्फ क्लब्स 5 वुड्स एंड 4 आयरन बाकी गोल्फ क्लब्स के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा क्लीन थी। और सीबीआई सजेस्ट करती है कि इन गोल्फ क्लब्स में से एविडेंसेस हटाने के लिए इनको क्लीन किया गया था और आरुषि के मर्डर के बाद क्राइम सीन को ड्रेसअप किया गया था, मतलब चीजें अपने हिसाब से रखी गई थी। सीबीआई की नई टीम इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है, पर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिलने की वजह से 29 दिसंबर 2010 को कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। सीबीआई अपने क्लोजर रिपोर्ट में राजेश तलवार को सोल सस्पेक्ट बताती है और तीनों सर्वेंट्स कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को क्लीन चिट दे देती है। सीबीआई के अकॉर्डिंगली सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ये सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स ही इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई थी और सिर्फ पेरेंट्स ही क्राइम सीन को ड्रेसअप कर सकते थे। विक्टिम्स के गले पे जो कट था वो ऐसा लग रहा था कि किसी प्रोफेशनल ने सर्जिकल ब्लेड से काटा हो। अब क्योंकि राजेश और नूपुर तलवार दोनों ही डॉक्टर्स थे, तो ये सजेस्ट किया गया कि पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने ही आरुषि और हेमराज का गला काटा होगा। इसके अलावा राजेश तलवार का पुलिस को टेरेस की कीज नहीं प्रोवाइड करवाना और इतने सालों तक हेमराज को जानने के बाद भी उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाना। सीबीआई के पास सफिशिएंट एविडेंस ना होने का एक ये भी रीजन था कि जो वैलेंटाइन विस्की की बॉटल डाइनिंग टेबल से रिकवर की गई थी, उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे और ब्लड स्टेन्स थे, वो ना ही पहले 3 क्राइम सस्पेक्ट कृष्णा, राजकुमार या विजय मंडल से मैच हुए और ना ही राजेश तलवार या नूपुर तलवार से मैच होते हैं। इसके अलावा आरुषि और हेमराज के मर्डर का ना ही एग्जैक्ट सीक्वेंस पता चल पाया और ना ही कोई क्लियर कट मोटिव, इसलिए सीबीआई चार्जशीट फाइल नहीं करती है। पर क्योंकि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में राजेश तलवार को इस केस में सोल सस्पेक्ट बताया था, तो राजेश तलवार ने सीबीआई के एलिगेशंस को झूठा और बेसलेस बताते हुए सीबीआई के थ्रू इस केस को क्लोज करने के अटेम्प्ट के अगेंस्ट स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। और 9 फरवरी 2011 को कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया और राजेश और नूपुर तलवार को ही इस केस में अक्यूज बताते हुए ट्रायल स्टार्ट कर दिया। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद सीबीआई के लीड इन्वेस्टिगेटर एजीएल कौल कोर्ट में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बताते हैं कि पॉसिबली उस रात क्या हुआ होगा। सीबीआई के एडिशनल एसपी एजीएल कौल के अकॉर्डिंगली उस रात राजेश तलवार ने कुछ आवाजें सुनी और वो हेमराज के रूम में जाते हैं। हेमराज अपने रूम में नहीं था, पर उन्हें आरुषि के रूम की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो अपनी गोल्फ स्टिक उठाकर आरुषि के रूम की तरफ भागते हैं और आरुषि के रूम में राजेश तलवार हेमराज और आरुषि को ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लेते हैं। ये देखकर उन्हें गुस्सा आता है और वो फिट ऑफ एंगर में हेमराज के सर पर गोल्फ क्लब से मारते हैं। पर जब राजेश तलवार दूसरी बार हेमराज को गोल्फ क्लब से मारते हैं, तो हेमराज साइड हो जाता है और गोल्फ क्लब
आरुषि के सर पर लग जाती है। ये आवाजें सुनकर नूपुर तलवार भागकर आरुषि के रूम में आती है। जब तक हेमराज और आरुषि ऑलमोस्ट मरने ही वाले। अब राजेश और नूपुर तलवार हेमराज की बॉडी को छुपाने के लिए हेमराज की बॉडी को एक बेडशीट में रैप करके टेरेस पे ले जाते हैं, जहां वो उसका सर्जिकल ब्लेड से गला काट देते हैं और एक कूलर का पैनल बॉडी पर रख देते हैं। नीचे आकर आरुषि का भी गला काट दिया जाता है। फ्लोर से ब्लड स्टेन साफ किए जाते हैं, सारे एविडेंसेस डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। फिर क्राइम सीन को ड्रेसअप कर दिया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के लिए राजेश तलवार घर से बाहर जाते हैं और घर के मिडिल डोर को बाहर से बंद करके हेमराज के रूम से घर के अंदर आ जाते हैं। फिर घर के अंदर आकर राजेश तलवार विस्की पीते हैं उस वैलेंटाइन विस्की की बोतल से, जो कि डाइनिंग टेबल पे से रिकवर की गई थी। और फिर सुबह जब मेड आती है तो स्टोरी राजेश तलवार और नूपुर तलवार के अकॉर्डिंगली बिल्टअप हो जाती है। और 25 नवंबर 2013 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को आरुषि और हेमराज के मर्डर के लिए गिल्टी हेल्ड किया, और साथ में एविडेंसेस को टैम्पर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के लिए और फॉल्स एफआईआर फाइल करवाने के लिए भी कोर्ट ने तलवार को गिल्टी पाया। और अगले दिन मतलब 26 नवंबर 2013 को राजेश तलवार और उनकी वाइफ नूपुर तलवार को कोर्ट ने इस डबल मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुछ टाइम के बाद राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, और 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में सफिशिएंट एविडेंसेस ना होने की वजह से राजेश और नूपुर तलवार को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए एक्विट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई की इस थ्योरी को इम्पॉसिबल और एब्सर्ड बताते हुए क्रिटिसाइज भी किया। और 8 मार्च 2018 को सीबीआई ने इस एक्विटल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इस अपील को एडमिट कर लिया। और आज भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इट इज श्योरली वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस ऑफ इंडिया, क्योंकि आज भी ये केस उसी सवाल पे रुका हुआ है जहां से ये केस 2008 में स्टार्ट हुआ था कि आखिर आरुषि और हेमराज का मर्डर किसने किया। इस केस के रिगार्डिंग आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।